नमस्कार। सिटी सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नीट परीक्षा को लेकर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने एनटीए को पत्र लिखा है और एनटीए के महानिदेशक को विधायक ने पत्र लिखा है। परीक्षार्थियों को बोनस अंक या फिर परीक्षा की मांग लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है, क्योंकि आपके अपने पसंदीदा चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार जब से ये शिकायत सामने आई थी, ये समस्या सामने आई थी, उसके बाद से हम दिन भर इसी खबर पर थे। एक नहीं दो डिबेट्स हमने इस पर किए थे। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बातचीत की थी और स्थानीय विधायक ने भी कलेक्टर से जाकर बातचीत की थी। अब देखिए यहाँ पे एनटीए के महानिदेशक को बाकायदा पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं खबर का असर हुआ है। 391 स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है यहाँ पे। 45 मिनट, वो कीमती 45 मिनट जो बच्चों का खराब हुआ था, और क्योंकि पुरानी जो परीक्षा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में फर्स्ट टाइम बालोद में यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो गलत ही दिया गया था बच्चों को, स्टूडेंट्स को, नीट के स्टूडेंट्स को, और 45 मिनट ये खराब हुआ था, जिसके बाद से अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने हंगामा किया था। और उसके बाद लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे। हम स्वास्थ्य मंत्री से हमने बातचीत की, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी मध्य प्रदेश पर टेलीफोन पर भी बातचीत की। उन्होंने हालांकि आचार संहिता का हवाला दिया था। अब यहाँ पर देखिए विधायक की तरफ से बाकायदा एनटीए के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है। या तो बोनस अंक दिया जाए या फिर परीक्षा दोबारा से कराया जाए, लेकिन इन दी एंड आखिर में बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, और हम भी लगातार यही गुहार कर रहे हैं। नीलेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, कहीं ना कहीं खबर का बड़ा असर हुआ है और हम कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। 391 स्टूडेंट्स के न्याय को, उनको हक दिलाने की कोशिश हम लगातार कर रहे थे और इसकी कोशिश कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई नजर आ रही है। कम से कम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए लगातार जब से ये मामला आया था उस दिन से ही एनडीटीवी लगातार, और खासकर एनडीटीवी के जो बालोद के हमारे साथी हैं संतोष कुमार साहू, वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। और हर स्तर पर, चाहे बालोद के पे जिला प्रशासन की बात हो या फिर रायपुर में मंत्री या फिर आला कमान से बात हो, हर स्तर पे एनडीटीवी लगातार इस पर एक मुहिम की तरह चल रहा था। और उसका असर ये देखने को मिला है कि विधायक जो संजारी बालोद, जो जिनके विधानसभा क्षेत्र में वो 2 परीक्षा सेंटर थे जो आते थे, जहां पर ये गड़बड़ी या एक तरह से कहें कि लापरवाही हुई है, उनके उस क्षेत्र के विधायक ने पत्र लिखा है और उन्होंने ये गुहार भी लगाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस पर पूरा ध्यान रखा जाए और इसके तहत एनटीओ को आगे एक्शन लेना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक तरह से एनडीटीवी की जो मुहिम की तरह हम छात्रों के हित में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुहिम बनाकर काम करने की, कि वो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे और बड़ी ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे और एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि परीक्षा में अगर उनके अच्छे नंबर आएंगे तो वो मेडिकल कॉलेज में उनको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन एक परीक्षा सेंटर की लापरवाही कहें या फिर जो भी जिम्मेवार लोग थे उनकी लापरवाही या जो भी गलतियां हैं उनको कहें, उनकी वजह से उनके उस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा था। लेकिन लगातार एनडीटीवी ने इसको मुहिम बनाया और मुहिम का अभी एक स्टेप, लगातार एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम इसकी भी उम्मीद है कि जरूर इसमें कामयाबी मिलेगी और उन बच्चों को राहत मिलेगी जो इस मामले में प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, हम जब तक यहाँ पे 391 स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिलता तब तक हम लगातार डटे रहेंगे। नीलेश, ये बताइए जरा, पत्र कब लिखा है और कब तक जवाब आने की उम्मीद है? देखिए, अब जवाब कब तक आएगा इस पर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन पत्र आज ही मिला है विधायक की ओर से हमें, और आज की तारीख से उन्होंने जब से मामला चल रहा था तो उसमें संज्ञान में हमारे द्वारा ही लाया गया, एनडीटीवी के द्वारा ही विधायक को भी संज्ञान में लाया गया। विधायक जो है वो कांग्रेस के विधायक है, अभी राज्य में सत्ता जो है वो बीजेपी की है और केंद्र में भी अभी जो हालांकि चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं तो उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि हम लोग अपनी तरफ से एकदम इसको, अगर सरकार नहीं सुनती है तो एक इसको मुहिम विपक्ष की ओर से भी बनाया जाएगा। छात्रों की बात कहीं पर भी किसी भी स्तर पर रखना हो हम रखेंगे, ऐसा विधायक का कहना था और पत्र जो है उसके तहत ही लिखा गया है। तो उन्होंने मौखिक तौर पर एनडीटीवी को भी शुक्रिया कहा और कहा कि आप लोग जिस तरह से लगातार इसको मुहिम बनाकर चला रहे हैं तो हमारे संज्ञान में भी उसी माध्यम से आया। फिर कुछ छात्र भी जाकर मिले, उनके परिवार वालों भी मिले, जिसका असर ये देखने को मिला कि अब जो है विधायक ने पत्र लिखा है और इसमें
जो भी उचित कार्रवाई है वो करने की जी। मांग की है। नीलेश, आप सभी ग्राउंड पे सभी सहयोगी जो है लगातार इस खबर पर फॉलो अप ले रहे हैं, तो अभी तक किसी विधायक, मंत्री, संतरी जो सत्ता पक्ष में है उनकी तरफ से कोई सपोर्ट, कोई पहल, कोई आश्वासन? देखिए, जितने भी लोगों से बात हो, चाहे मेरी खुद की बात डिप्टी सीएम के यहाँ पे हुई, डिप्टी सीएम हाउस में हुई, या फिर हमारे कोरिया के साथी मनोज ने वहां पे चूंकि चुनाव चल रहा था तो प्रचार के लिए वहां हेल्थ मिनिस्टर जो इनके जिनसे डिपार्टमेंट से जुड़ा ये मामला है वो मिले, तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की। उनका भी ये कहना था कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम इस मामले में उच्च स्तर पर बात करेंगे और छात्रों को नुकसान न हो, इसका पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। इसके अलावा जितने भी जिम्मेवार लोग हैं लगातार उनसे बातचीत हो रही है और उनका ये कहना है कि लापरवाही अगर किसी स्तर पे हुई है तो उसका नुकसान छात्रों को ना भुगतना पड़े या जो अभ्यर्थी हैं उनको ना भुगतना पड़े, जी। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी और इसके तहत ही आगे कार्रवाई होगी। अच्छा नीलेश, ये बताइए जरा, अभी फिलहाल वर्तमान में उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का क्या रुख है? देखिए, बालोद में जो अभ्यर्थी इसमें प्रभावित हुए हैं उनके परिवार वालों ने एक लिखित शिकायत थाने में भी दर्ज कराई है। इसके बाद कुछ प्रदर्शन भी किया, एक तरह से मांग की कि छात्रों का नुकसान ना हो, तो वो अपनी तरफ से और फिर विधायक से भी मिले और अब हो सकता है कि आगे जो है वो मंत्री स्तर के लोगों से भी मुलाकात हो, क्योंकि अभी कल ही तीसरे चरण का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ है। 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने थे, तो सारी व्यस्तता जो थी शासन प्रशासन स्तर पे या फिर मंत्री संतरी स्तर पे, वो सारे लोगों का ये कहना था कि चुनाव चल रहा है और चुनाव में अपनी अपनी जिम्मेवारियां लोगों को मिली है उसको निभाने में लगे हुए हैं। तो अब वो चीजें नहीं रहेंगी उनके पास, चाहे वो प्रशासन में की बात हो चाहे सरकार स्तर पे बात हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें सिर्फ बोल ही बिल्कुल रही है या फिर कुछ नीलेश, करती एक भी और नजर अहम आएगी। सवाल, क्योंकि जहां पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया था उन दोनों ही केंद्रों की तरफ से अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया था, क्या वो खुद पहल नहीं कर रहे कि इस गलती को सुधार दिया जाए? क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल की गई है ताकि बच्चों को न्याय मिला जाए? देखिए, वो अगर ये चीज मान लिए हैं तो अपने आप में ही एक बड़ा संदेश है कि उन्होंने मान लिया कि उनकी लापरवाही थी। अब चूंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो दोबारा परीक्षा ले पाए या इसमें कोई निर्णय ले पाए, उनके वो अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। तो इसलिए अब उनका जो पक्ष है या उनका गलती मान लेना ही छात्रों को मजबूत कर देता है कि छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं थी, अभ्यर्थियों की इसमें गलती नहीं थी और लापरवाही हुई है। ये जब प्रूफ हो गया तो इसका ये मतलब है कि अब लापरवाही हुई है, तो जो लापरवाही किया है उस पर अगर कोई कार्रवाई करना है, एक्शन लेना है, तो वो आपका निर्णय है। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ कोई उनके साथ नाइंसाफी ना हो, उस पर काम हो। ठीक है नीलेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर रतलाम संसदीय क्षेत्र में आने वाले सैलाना विधानसभा से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उनकी ही पार्टी ने भारत आदिवासी पार्टी के ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नोटिस का जवाब फौरन मांगा है। जवाब नहीं देने पर पार्टी से बाहर किए जाने की बात कही है। कमलेश्वर डोडियार से भारत आदिवासी पार्टी का आलाकमान नाराज है। नाराजगी की वजह विधायक कमलेश्वर डोडियार की लोकसभा चुनाव में निष्क्रियता है और रतलाम लोकसभा क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। तो कमलेश्वर डोडियार से आलाकमान नाराज है। साजिद खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। साजिद, आखिर क्यों आलाकमान यहाँ पे कमलेश्वर डोडियार से नाराज है और ये शो कॉज नोटिस क्यों जारी किया गया है? देखिए, ये नोटिस आज ही जारी किया गया है। आज की तारीख में नोटिस जारी किया गया और ये जो नोटिस जारी किया गया है वो बाप पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने कमलेश्वर डोडियार को जारी किया है और उसको साफ तौर पर लिखा गया है। जो नोटिस दिया है उसमें साफ तौर पर लिख कर दिया गया है कि आप जो है लगातार पार्टी के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं पर तो तमाम जगहों पर, गुजरात है, यहाँ पर जो है बाप पार्टी के जो विधायक थे, अन्य विधायक थे, वो यहाँ पर आकर के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कमलेश्वर डोडियार जो है वो किसी भी प्रकार से जो है ना प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई और मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। उसको लेकर के जो है आलाकमान कमलेश्वर डोडियार से खासा नाराज है और तलक अंदाज में जो है उन्होंने बता दिया है कमलेश्वर डोडियार को कि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी
अभी तक कमलेश्वर की तरफ से क्या कोई इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है? जी बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे कि जब से जो है पूर्व में जो कमलेश्वर डोडिया के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ था अवैध वसूली को लेकर के, उसके बाद से ही वह यहाँ विधानसभा में सक्रिय नहीं है और तब से उनसे हमारी बात भी नहीं हो पाई है। आज बीच में थोड़ी सी बात जरूरी थी तो पता लगा था कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो है वो ना अपने विधानसभा क्षेत्र में आए। हालांकि बीच में कुछ ऐसी खबर भी आई थी कि जो अन्य विधानसभा के जो राजस्थान के विधायक थे या दूसरे कोई अन्य विधायक थे वो यहाँ आकर के मंच से जो है कमलेश्वर डोडियार को काफी भला बुरा भी कहकर गए, लेकिन कमलेश्वर डोडियार यहाँ पर अभी अपनी विधानसभा में नहीं है। ठीक है साजिद खान, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रायगढ़ से, जहां पे सुभाष चौक पर एक दुकान में आग लग गई है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया है। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए अचानक से ही एक दुकान में आग लग गई है और उस आग ने पूरे के पूरे इलाके में जितने भी दुकान है सबको अपनी जद में लिया है। रायगढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कोशिश ये करिए कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर आग किस वजह से लगी है। मौके पर दमकल विभाग की टीम, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूरी की ये दमकल विभाग की टीम जद्दोजहद लगातार जारी है। राहत की बात यह है अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रायगढ़ का ये सुभाष चौक, जहां पर एक दुकान में अचानक से आग लग जाती है और इस आग ने पूरे इलाके में जितने भी दुकान मौजूद है उसको अपनी जद में लिया है। शहडोल में एएसआई मनीन्द्र बागरी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें टीआई के बाद 2 कांस्टेबल भी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और एसपी कुमार प्रतीक ने लाइन हाजिर किया है। लाइन अटैच हुए कांस्टेबल का नाम मणिकंठ और अहमद रजा है। दोनों बेवारी थाने में तैनात है। दोनों पर रेत माफिया से सांठगांठ के आरोप लगे हैं। रेत माफिया ने एएसआई महेंद्र बागरी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतारा था। एएसआई मनीन्द्र बागरी की हत्या के मामला देखिए किस तरीके से गर्माता जा रहा है। ट्रैक्टर से कुचलकर यहाँ पे एएसआई की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में टीआई के बाद 2 कांस्टेबल को भी लाइन अटैच किया गया है, क्योंकि टीआई के बाद जो 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है उनका कहीं ना कहीं सांठगांठ रेत माफियों के साथ। विनय तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विनय, यहाँ पर देखिए ये एएसआई की हत्या का मामला किस तरीके से गर्माता जा रहा है। एक के बाद एक कई पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं एएसआई महेंद्र बागरी का जो ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर दी गई, उसके बाद तत्काल टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया था और आज जांच के बाद एसपी ने 2 आरक्षकों को जो व्यवहारी थाने में पदस्थ थे कई दिनों से, उनके बारे में अवैध रेत के जो माफिया उनसे जो संलिप्तता नजर आ रही थी तो उन दोनों आरक्षकों को सस्पेंड कर दिए, लाइन अटैच कर दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या मान लिया जाए विनय तिवारी, और भी पुलिस कर्मियों पर गाज गिर सकती है? इन दोनों आरक्षकों को अभी लाइन अटैच किया गया और एसपी का कहना है कि और जांच जारी है और जो भी इसमें शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया विनय आपका जानकारी देने के लिए। और अब चलिए बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पे जवानों को सफलता हाथ लगी है और 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर सड़क खोदना, पेड़ काटकर मार्ग बाधित करना समेत कई आरोप है। ये तीनों नक्सली मंगलीर एरिया कमेटी में एक्टिव थे, तो वहीं सरेंडर करने पर नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। एक के बाद एक हमारे सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। बीते दिन हमने देखा है किस तरीके से 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उसके कुछ ही टाइम के बाद फिर से 4 से 5 नक्सलियों को मार गिराया गया और अब जो ये मुहिम शासन प्रशासन की तरफ से चलाई गई है वो रंग लेकर आ रही है। यहाँ पर देखिए कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25-25 हजार रुपए हर एक नक्सलियों को दिया जा रहा है। लोन वराटू अभियान के तहत ये कोशिश रंग लेकर आई है। ये नक्सली देखिए कई गतिविधियों में एक्टिव थे,
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को एक प्रोत्साहन राशि दी गई ताकि ये एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और मुख्य धारा से जुड़ने में इन्हें परेशानी ना हो। इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। पंकज भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। पंकज, एक के बाद एक बड़ी कामयाबी, हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और अब देखिए यहाँ पे 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों की। बिल्कुल, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से नक्सलियों के समर्पण के लिए जो रणनीति बनाई है, अब वो पूरी तरीके से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरीके से दंतेवाड़ा जिले में बीते महीने भर में ही देखेंगे तो 50 से ज्यादा नक्सली संगठन में काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता या बड़े कैडर के नक्सलियों उन्होंने सरेंडर किया है। ये आज जो 3 समर्पण हुआ है, ये दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय और सीआरपीएफ के डीआईजी विकास कठेरिया के सामने सरेंडर कराया गया है। ये तीनों नक्सली दंतेवाड़ा जिले का जो मलंगर एरिया कमेटी में सक्रिय थे, लंबे समय से सड़क खोदना, रोड में बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, यानी कि नक्सल विचारधारा से पूरी तरीके से प्रेरित थे। मगर कहीं ना कहीं नक्सलियों के संगठन में काम करने वालों का अब नक्सली विचारधारा से मोह भंग हुआ है और वो एक सामान्य जनजीवन जीना चाहते हैं और विकास के साथ जुड़ना चाहते हैं। इससे ये सरेंडर कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं कि इसमें सरकार की जीत हो रही। जी पंकज, जिन्होंने ये सरेंडर किया है, क्या ये तीनों महिला हैं? इसमें एक पुरुष है, 2 महिला हैं और ये जो नक्सली हैं, ये दंतेवाड़ा एरिया का जो मलंगर एरिया कमेटी पड़ता है, चौकोंडा विकास खंड के अंदर से, यानी कि जगरगुंडा से टच वाला इलाका पड़ता है, उस इलाके से संबंध रखते हैं और ये काफी मतलब नक्सलियों की पकड़ वाला इलाका माना जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से पिछले सप्ते भी 35 नक्सलियों ने एक साथ दंतेवाड़ा में सरेंडर किया था, इससे पहले एक खबर आई थी जिसमें 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। मतलब जिस तादाद पर सरेंडर हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो मतलब संगठन में जो पकड़ थी बड़े नक्सलियों की, वो ढीली हो गई है। ये भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है और लगातार मुठभेड़ भी हो रही है और नक्सली बड़े तादाद पर, बड़े कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर या घबराहट मान लीजिए या फिर सरकार की समर्पण नीति मान लीजिए कि वो अंदर तक पहुंचने लगी है और इतना प्रचार प्रसार अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने लगा कि लोन बराटू तो बिल्कुल काबिल तारीफ ये कोशिश हमारे सुरक्षा बलों की। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए पंकज आपका शुक्रिया। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पे दिन दिहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने दिन दिहाड़े फायरिंग की है, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करके इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान दिनेश सिंह और सम्राट उर्फ संजीव गुर्जर के तौर पर हुई है। दोनों गोला मंदिर इलाके के रहने वाले हैं। दोनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़फोड़ फायरिंग करके दहशत फैलाई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्वालियर के गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में जो है फरियादी सौरभ सिंह तोमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी गोले के मंदिर थाने पर जाकर कि करीब आधा दर्जन लोग घर पर आए उनके और ताबड़तोड़ फायरिंग किया था। तो उनकी जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है 6 लोगों के विरुद्ध धारा बलवा और 307 और जान से मारने की धमकी मान्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उनसे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इनका पुराना विवाद है, उस बात पर से इन लोगों ने आके वहाँ पे उसके घर पे फायरिंग की थी और इनसे जो हथियार इनके द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें प्रयुक्त जो हथियार थे उसके संबंध में इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड में इनके वेपन्स बरामद किए जाएंगे और अन्य साथियों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तारी की जाएगी। ग्वालियर में शराबियों का हंगामा सामने आया है। इतना ही नहीं, शराब पीकर हंगामा करने से रोका तो शराबियों ने मां बेटे से मारपीट की। तो वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस पूरे मामले के बाद पीड़ित ने थाने में जाकर शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उसमें मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, वो संज्ञान में आया है। अभी इस संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा कोई थाने पे कंप्लेंट नहीं की गई है। संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर जाके जांच कर वैधानिक कार्रवाई करें।
और अब चलिए रुख करते हैं मुरैना की खबर का, जहां पे आरक्षक का गोली मारकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक स्वास्थ्य कारणों से 1 महीने से घर पर था। इस दौरान पारिवारिक कलह के चलते आरक्षक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरक्षक ने इस आत्महत्या के दौरान किस हथियार का उपयोग किया था, वो वैध था या फिर अवैध, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शासकीय हथियार से गोली नहीं चलाई गई थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये कल मुरैना पुलिस के लिए कल का दिन एक दुखद घटना हुई है। इसमें जो हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर है उनके यहाँ पे स्टिकमैन के तौर पर पदस्थ व्यक्ति विक्रम परमार के द्वारा खुद को गोली मारकर इसने आत्महत्या कर ली है। और जो मूल कारण उसमें कहीं ना कहीं उसकी पारिवारिक वजह उसमें बताई जा रही है। जो वेपन उसके द्वारा ये करने के लिए फायर आर्म यूज किया गया है वो सरकारी नहीं है, वो पर्सनल उसका वेपन था, पर वो वेपन जो है लाइसेंसी है गैर लाइसेंसी जांच कर रहे हैं। तो वहीं मंडला से गबन का मामला सामने आया, जहां पे आरोप है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करीब 52 लाख रुपए का गबन का मामला सामने आया है। ये गबन शिक्षकों के नाम पर पैसा निकालना, छात्रवृत्ति का पैसा निकालना और शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता शुल्क और हेराफेरी कर अपने अपने परिजनों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। जांच जारी है और वित्त विभाग की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी धांधली, करीब 52 लाख रुपए के गबन का ये आरोप लगा है। वित्त विभाग इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हर एक अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। और अब बात सीधी की, जहां पे हादसे का मामला सामने आया है। मजदूरों से भरा हुआ वाहन पलटने के चलते एक महिला की मौत हुई है। करीब 24 लोग जख्मी हुए हैं। 4 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन गंगेई से चुवाई की ओर मजदूरों को लेकर जा रही थी। इस दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद आनंद फानंद में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल की भी तस्वीरें, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। उधर बढ़ती गर्मी के बीच बुरहानपुर की महिलाएं लोगों को धूप से बचाने के लिए अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। महिलाएं केले के रेशे से टोपियां बना रही है और ये टोपी लोगों को धूप से बचा रही है। देश भर में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की महिलाएं लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए केले के रेशे से टोपियां बना रही हैं। टोपी बनाने के लिए रेशे उन पौधों से मिलते हैं जिन्हें केले की कटाई के बाद किसान छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो दरियापुर की दीदियां हैं और झीरी की दीदियां हैं, उन्होंने टोपियां हेड्स बनाई हैं, क्योंकि ये बनाना फाइबर की है और गर्मी में हमारे यहाँ बुरहानपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कूलिंग रहने के लिए बनाना फाइबर की हेड्स हैं जिसका यूज ये कर सकते हैं। बुरहानपुर में महिलाएं केले के रेशों से सिर्फ टोपी ही नहीं बल्कि टोकरी, बैग और कोस्टर जैसी चीजें भी तैयार कर रही हैं। इन्हें बेचकर वे अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। इसमें जो छोटी टोपी है वो 500 रुपीज की है और बड़ी 700 रुपीज की है। इसमें वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दीदियां मिलकर बना रही है। जो समूह है CLF समूह, महिमा CLF और गरिमा CLF, उनकी दीदियां दोनों की ये बना रही है। लगभग 50 महिला। इस पहल का हिस्सा बनकर महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही केले के रेशों की मदद से उन्होंने अपने आर्थिक हालात में भी सुधार किया है। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।